हेलो। एक सेकंड लाइव शुरू हो जाए। हेलो। जैसे क्लास शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, क्लास शुरू नहीं हो रही है। दोबारा से शुरू करती हूँ क्लास। ये तो गड़बड़ हो रही है। सेकंड रुकिए। क्या अपने पैरों को सर दर्द लगे। कुछ चेक तो कैसे हो गई।
हेलो। आज का जो विषय है हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी की हम बात करेंगे और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा विषय रहेगा। पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा विषय होगा हिंदी भाषा और बोली एवं भारतीय भाषाएं। ठीक है। पहले हम बात करेंगे भाषा और बोली के अंतर पर। भाषा किसे कहते हैं अगर आपसे यह पूछा जाता है तो भाषा की अपनी एक परिभाषा है। भाषा और बोली के अंतर को भी अभिव्यक्त करती है। भाषा और बोली क्या है ये दोनों या एक दूसरे का से ये दोनों पूर्ण होती हैं। देखिए जब बात आती है भाषा से पहले आती है बोली की बात, यानी कि जो हम बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, जिसको हम अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है हमारी भाषा। वो सॉरी बोली। ठीक है। जिसको हम बोली का मतलब बोलकर व्यक्त की जाने वाली बातें। ठीक है। जैसे एक हफ्ते का भी एक सप्ताह का भी अंतर हो जाए कक्षा को करने में तो लेखन शैली प्रभावित होती है, क्योंकि इस जो ये लेखन की विधि है इसके माध्यम से लिखना आसान नहीं है, लेखन तकनीकी है। इसमें एक प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। यदि वो लगातार है तो ठीक है, और यदि इसमें अंतर आ जाता है तो फिर समस्या होती है। वही आज हो रहा है। बोली के अंतर्गत हम बात करते तो बोली बार बार लिखने की कोशिश करती हूँ, मात्रा इधर की उधर हो जाती है। बोली के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति, बोलकर अर्थात ध्वन्यात्मक माध्यम से व्यक्त होती है।
बोली के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर की जाती है। ठीक है? फिर बात आती है कि विचारों की अभिव्यक्ति तो हम बोलकर कर रहे हैं, तो फिर भाषा की क्या आवश्यकता है? तो भाषा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बोली के अंतर्गत सिर्फ विचारों को ध्वन्यात्मक तरीके से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, बोलकर व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जब भाषा की बात आती है, तो भाषा के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर और लिखकर दोनों रूपों में व्यक्त की जा सकती है। दूसरा अंतर देखें तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है? भाषा मानकीकृत होती है, बोली के कोई मानक नहीं होता। बोली क्षेत्र के अनुसार बदल जाती है। ठीक है? मानव द्वारा अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा। ठीक है? अर्थात मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है और किस तरीके से कर सकता है? लिखकर और बोलकर। ठीक है? दोनों रूपों में कर सकता है। ठीक है? दूसरा अंतर देखना है तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, लिखित और मौखिक से, अर्थात भाषा की एक लिपि होती है। बोली की लिपि नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोली की जो लिखित अभिव्यक्ति होती है वह भाषा की लिपि से ही होती है। ठीक है? लिखी जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाषा
का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात विस्तृत होता है, बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा मानकीकृत होती है, बोली मानकीकृत नहीं होती, इसके मानक नहीं होते। ठीक है? ये आप कुछ अंतर इसके अंतर्गत देख सकते हैं जब बात आती है कि भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या है? ये आपकी जो परीक्षा उसमें प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपकी जो यूपी पुलिस परीक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम दिया गया है, उसकी पहली इकाई ही दी गई है, भाषा और बोली और भारत की भाषाएँ, ठीक है? तो उसके अंतर्गत जब हम देख रहे हैं भारत की विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत, तो भाषा और बोली के अंतर्गत हमने देख लिया कि भाषा क्या है या और बोली क्या है, ये विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति लिखित या मौखिक रूप में होती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, भाषा मानकीकृत होती है और इसका अ, जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। बात करते हैं बोली की, बोली सिर्फ बोलकर व्यक्त की जाती है, बोली की अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं होती, वो भाषा की लिपि से ही लिखी जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और बोली मानकीकृत नहीं होती, इसके मानक नहीं होते क्योंकि यह क्षेत्र के अनुसार इसके मानक बदल जाते हैं। ठीक है, सब बात करते हैं कि भारत की जो भाषाएं हैं, यदि भाषा की बात करें उससे पूर्व एक चीज़ देख लीजिए। 2 परिभाषाएँ अक्सर आप लोगों की परीक्षा में, सामान्य परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत पूछ ली जाती हैं। एक आती है बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की परिभाषा। आगे बढ़ने से पहले मैं इन परिभाषाओं पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये परिभाषाएँ जैसे टीजीटी, पीजीटी या टेट की परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो आगामी हो सकता है एसआई की परीक्षा में भी पूछ ली जाए क्योंकि वहाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले होता था भाषा और बोली, साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, लेकिन इस बार जो शीर्षक दिया गया है, प्रथम इकाई के अंतर्गत दिया गया है भारत की भाषाएँ, ठीक है? तो इसीलिए जब भाषा और बोली की बात आएगी तो यहाँ पूछ सकता है कि भाषा किसके अनुसार भाषा की परिभाषा क्या दी गई। तो जो मुख्य परिभाषा है 2 उन पे मैं बात करूँगी जो पूछी गई है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इन्होंने कहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इन्होंने बात की ध्वनि चिन्हों द्वारा, जिन ध्वनि, अरे बड़ी दिक्कत होती है तो बहुत दिनों बाद लिखा जाता है। ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। इन्होंने ये किस रूप में कहा? समष्टि रूप में। समष्टि का रूप होता है क्या? व्यापक, बड़ा। समष्टि और व्यष्टि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है?
यहाँ ये बाबूराम सक्सेना के द्वारा दी गई परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ठीक है। एक परिभाषा और जो महत्वपूर्ण है वह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा, उनके द्वारा दी गई परिभाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। मनुष्य और मनुष्य के बीच यानी दो व्यक्तियों के बीच यदि हम बात कर रहे हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये दोनों परिभाषाएं आप याद रखेंगे। क्या है? पहली परिभाषा जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने बाबू बाबूराम सक्सेना के द्वारा। ठीक है। बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। चल रहा है। ठीक है। ये इस आधार पर आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं, बोली की बात हमने कर ली, बोली का अंतर आपको बता दें कि बोली और भाषा में मुख्य अंतर क्या माना जाता है। फिर बात करते हैं, एक प्रश्न बनता है राजभाषा। ठीक है। जब हम बोली और भाषाओं की बात कर रहे हैं तो यहीं पे राजभाषा को भी समझ लेते हैं। राजभाषा क्या है, किसे कहते हैं? राजभाषा। तो राज शब्द से ही हमें समझ में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य की भाषा की, अर्थात प्रशासन की भाषा की, जिसमें शासन का कार्य
होता है जिस भाषा में, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा, यानी कि राजकाज, राजकार्यों की जो भाषा है वह क्या कहलाती है, राजभाषा। राजकाज जिस भाषा में संपन्न होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अगर आज हम राजा शब्द तो प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, चाहे वह राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो कार्य जिस भाषा में संपन्न होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा को प्रशासनिक भाषा भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजा के प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में संपन्न हो रहे हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, शब्द से ही तात्पर्य है कि राज्य की, सरकार की जो प्रशासनिक कार्यों के लिए भाषा प्रयोग की जानी है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में राजभाषा को कब मान्य किया गया। तो याद रखिए, जब हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं हिंदी दिवस, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो पूछा जाए राजभाषा को कब मान्यता मिली, तो 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। ठीक है, और याद रखिए ये जो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, भारतीय संविधान में राजभाषा की बात कर रहे हैं तो संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद भी होंगे जिसके अंतर्गत भाषा का जिक्र होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में हिंदी भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका जीएस का के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है और हिंदी के अंतर्गत भी, कि भाषा से भी जुड़ा है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जब आपसे राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे 9 राज्य, और जब बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश सहित, या कितने केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, तो याद रखिए केंद्र शासित की बात आती है, आपको याद रखना है कि एक, और वो एक राज्य कौन सा है केंद्र शासित में, अरे नई दिल्ली लिख रही थी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर कुल कितने राज्य, 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है 9 राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं जहां हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए 9 राज्य के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हमारे राज्य आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग होता है, हिंदी राजभाषा है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ऊपर लिखा हुआ इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे दोबारा सही, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश। ठीक है? ये हमारे 9 राज्य हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यही यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन से राज्य हमें हिंदी राजभाषा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इन 9 राज्य के नाम और एक केंद्र शासित प्रदेश हिंदी का। ठीक है? ओ सॉरी दिल्ली का नाम। तो ये आपको याद रहेंगे कितने राज्यों के अंतर्गत 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित। और यदि आपसे पूछा जाए सिर्फ राज्य तो राज्य के अंतर्गत 9 राज्य रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है? ये आपको उम्मीद कर याद रहेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए भी आप याद रखें। ठीक, इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है संविधान के अंतर्गत? तो याद रखिए संविधान के अंतर्गत राष्ट्रभाषा की बात नहीं की जाती है, संविधान के अंतर्गत राजभाषा हिंदी की बात की जाती है। ठीक है? राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है किसी देश के लोगों के द्वारा, मैं नागरिक शब्द नहीं लूंगी कि देश के अंदर नागरिक भी हो सकते हैं और अनागरिक भी हो सकते हैं। किसी देश के लोगों के द्वारा जिस भाषा को व्यवहार में लाया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा सारे देश के लोगों को संपर्क में लाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ देश के लोगों का भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के साथ जन साधारण को सांस्कृतिक परंपरा जोड़े होती है। भारत में पूरे देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर लोगों के मध्य संवाद का माध्यम कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जाती है, लेकिन संविधान के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि 10 राज्यों में मान्य है। सभी देशों के राज्यों के अंतर्गत हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ। ठीक है? तो यदि प्रश्न यह बनता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा लिखित रूप में या कानूनी विधि रूप में हिंदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। लोगों को संपर्क साधने का माध्यम हिंदी है, लेकिन लिखित रूप में विधियात्मक रूप में या संवैधानिक रूप से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अर्थात भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से नहीं बताई गई है। ठीक है? अब बात आती है राजभाषा और सॉरी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा क्या होती है? तो याद रखिए किसी भी समाज में विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति, लेन देन, व्यवहार के लिए कोई एक भाषा होती है, और जो भाषा उस क्षेत्र, उस समाज को जोड़े रखती है, वह उस समाज, उस क्षेत्र की संपर्क भाषा होती है। ठीक है? ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम तमिलनाडु में जाएं तो वहां की संपर्क भाषा आप किसे कहेंगे? हिंदी को नहीं, क्योंकि वहां सभी लोग हिंदी को न समझते हैं न बोलते हैं। वह अलग बात है कि अ, हिंदी को माना जाता है कि देश के अंदर संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, लेकिन नहीं, तमिलनाडु में तमिल भाषा काम करती है, तो वो संपर्क भाषा तमिल हुई। हमारे अ, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हिंदी है, लेकिन हिंदी में बहुत सी बोलियां हैं, तो बोलियों के माध्यम से शब्दों में अंतर आ जाता है, तो वहाँ संपर्क भाषा उनकी भाषा नहीं, वो बोली हो जाती है, वही उनकी भाषा बन जाती है। यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कौन सी या तेलंगाना की, वहाँ की संपर्क भाषा तेलुगु हो जाएगी। जब भारत की भाषाओं की बात की जाती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र की कौन सी भाषा है, किस राज्य की कौन सी भाषा है, उसी के अंतर्गत बात कर रही हूँ। तमिलनाडु में तमिल है तो आंध्रा में तेलुगु है। ठीक है? केरल में मलयालम है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में मराठी है, और ये 10 राज्य मैंने बता दिए हैं कि यहाँ कौन सी भाषा है, यहाँ हिंदी है। ठीक है? तो संपर्क भाषा के रूप में भी इन 10 राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी काम करती है, लेकिन यहाँ पर भी राजस्थान में रहेंगे तो बोली का प्रभाव अधिक होगा, भाषा
का जो स्तर है, वो दूसरा हो जाता है क्योंकि यहाँ संपर्क के भाषा के रूप में इनकी बोली काम करती है, ठीक है? तो संपर्क भाषा वह भाषा है जो किसी समाज, किसी क्षेत्र के लोगों में विचार विनिमय का माध्यम होती है, उन्हें जोड़ने का कार्य करती है, तो वह क्या है उनकी संपर्क भाषा। तो याद रखिए, जब भी आप बात कर रहे हैं भाषा और बोली की, तो उसी के साथ भाषा के अंतर्गत भाषा के कुछ रूप कहे गए हैं, जो आपको याद रखने हैं। भाषा के रूप कौन-कौन से हैं? भाषा का पहला रूप है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखने होंगे। और एक आता है हमारी साहित्यिक भाषा। ठीक है? साहित्यिक जिस भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उसकी साहित्यिक अगर हिंदी का साहित्य पढ़ रहे हैं तो भाषा क्या होगी? हिंदी साहित्यिक भाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी का साहित्य पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी होगी। तो उसी तरह जब भाषा आम बोलचाल से बढ़कर अभिजात्य रूप में प्रयोग होती है, उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है, उसे मानकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी अभिजात्यता को प्राथमिकता दी जाती है, उसमें व्याकरण के नियमों को स्वीकार किया जाता है और उसी आधार पर लिखा जाता है, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, ठीक है? तो ये भाषा के आधार पे आपने अंतर देखा, किस आधार पर? राजभाषा, पहले हमने देखा भाषा और बोली में अंतर, फिर हमने देखा भाषा की परिभाषा 2 लोगों के द्वारा देखी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा और फिर हमने देखा राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा कितने राज्यों के अंतर्गत अ, कार्य मतलब राजभाषा कितने राज्यों के अंतर्गत प्रयोग की जाती है? हिंदी, संपर्क भाषा और साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा। इन सब में हमने इन सबको देखा, ठीक है? इससे पहले हमने राष्ट्रभाषा के बारे में भी बात की, ठीक है? राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में अंतर ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्र के अंतर्गत बात करती है और ये किसी क्षेत्र, ये किसी समाज की बात करता है संपर्क, ठीक है? अब इसके बाद बात की जाए तो हम बात करते हैं एक हमारा आता है कि भाषा और बोली के साथ-साथ भाषा के कुछ क्षेत्र हैं, बोली के कुछ क्षेत्र हैं और उप क्षेत्र हैं, ठीक है? जब हम बात कर रहे हैं भाषा की, तो भाषा तो हो गई हिंदी। हमें विकास क्षेत्र देखना होता है कि बोली भाषा का विकास कहाँ से हुआ, किस-किस क्षेत्र से हुआ, ठीक है? तो भाषा हमारी कौन-सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी के साथ-साथ हम इसके उप क्षेत्र देखें उपक्षेत्र इसलिए क्योंकि पूर्ण क्षेत्र की बात तो करें तो भारत के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन उपक्षेत्र की बात करेंगे तो उपक्षेत्र के अंतर्गत हिंदी को 6 उपक्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। कौन-कौन से उपक्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। पहला है हमारा शोरसेनी, ठीक है? शोरसेनी के साथ-साथ हमारा 1 सेकंड रुक जाइए। दिमाग में भी ये आ जाता है कि हाँ, हाथ नीचे की तरफ काम नहीं कर रहा है। शोरसेनी, पैसाची, ब्राचर ये उपक्षेत्र हैं, पहले मैं उपक्षेत्र ही लिख रही हूँ, इसके अंतर्गत कौन-कौन सी उपभाषाएँ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उपक्षेत्रों की बात कर रही हूँ। पैसाची, ब्राचर, खस, नंबर 5 पर है हमारा महाराष्ट्री और नंबर 6 पे है अर्धमागधी और नंबर 7 पर है मागधी, ठीक है? यानी कि
जब हम बात करते हैं तो याद रखिए अपभ्रंश के जो क्षेत्र थे वही हिंदी के भी क्षेत्र माने गए, हिंदी के भी क्षेत्र वही माने गए। अब हम बात करते हैं उपभाषाओं की, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी उपभाषाएँ आती हैं और उन उपभाषाओं से ही बोलियों का विकास हुआ। शोर सैनी के अंतर्गत बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती इसके अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है? पैसाची की बात करते हैं यानी कि जब हम बात कर रहे हैं शोर सैनी की तो उसके अंदर 3 उपभाषाएँ हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है? पैसाची की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है हमारी पंजाबी और लहंदा। कौन-सी उपभाषाएँ आती हैं? पंजाबी और लहंदा, ठीक है? ब्राह्मण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है सिंधी और यदि हम खस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है पहाड़ी, ठीक है? और यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी उपभाषा क्या है? मराठी। अर्धमागधी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है हमारी पूर्वी हिंदी। अब इन्हीं में से हमें हिंदी के क्षेत्र देखने हैं कि हिंदी के क्षेत्र कौन-कौन से उनके अंतर्गत उपभाषाएँ हिंदी की कौन-कौन सी हैं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों को देखेंगे। पूर्वी हिंदी की बात करें वो मागधी की बात करें तो उसके अंतर्गत आएगी बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो इस ये जो विभाजन है, इसको देखकर एक बात समझ में आती है कि ये जो विभाजन है कहीं न कहीं ये उत्तर भारत की भाषाओं का विभाजन है, ठीक है? क्योंकि आप देखिए बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया सब इसके अंतर्गत आ गई हैं। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र तक का क्षेत्र यदि हम बात करें तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ तक का ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? ये जो हमारा क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आ रहा है, किसके अंतर्गत? हमारे अ, हिंदी के उपभाषाई क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हमारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है, सही से नक्शा नहीं बन पा रहा है, पर समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंतर्गत हमारा क्या है? उपभाषा जो हमारी उपक्षेत्र है, उपक्षेत्र हमारा उत्तर भारत वाला जो हमारा क्षेत्र है, वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? वो हमारा हिंदी के उपक्षेत्रों के अंतर्गत हमने माना है, अपभ्रंश के अंतर्गत माना है। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ और इसके अंतर्गत शोर सैनी, पैसाची, प्राचट, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें शुद्ध हिंदी क्षेत्र कौन-कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो शुद्ध हिंदी क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं, तो पश्चिमी हिंदी हमारा शुद्ध हिंदी क्षेत्र में आता है, राजस्थानी आता है और यहाँ देखिए तो हमारा पहाड़ी आता है, ठीक है? और पहाड़ी के साथ-साथ हमारी पूर्वी हिंदी आती है और बिहारी आती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे 5 क्षेत्र हैं, 5 उपभाषाएँ हैं जो शुद्ध हिंदी के अंतर्गत हम मानते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ठीक है? अब इनको देख लेते हैं इनकी कौन-कौन सी बोलियाँ हैं। पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन-कौन सी बोलियाँ हैं? इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत 18 बोलियाँ आएँगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे, राजस्थानी की बात करेंगे, राजस्थानी के साथ हम बात करेंगे पहाड़ी की, ठीक है? पहाड़ी के साथ-साथ हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के बाद बात करेंगे बिहारी की, ठीक है? तो ये कुछ
हिंदी की उपभाषाएँ हैं, 5 उपभाषाएँ मानी गई हैं हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, ये याद रखिए 7 उपक्षेत्र माने गए हैं, किसके? भाषाओं के। उत्तर भारत के अंतर्गत उपभाषाई क्षेत्र 7 है, शोर सैनिक, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धवादी, मागधी। उपभाषाएं शोर सैनिक के अंतर्गत 3 है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची के अंतर्गत 2 है, पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ के अंतर्गत 1 है, सिंधी। खस के अंतर्गत भी पहाड़ी। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ठीक है? मिसाल के तौर पर देखिए 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 उपभाषाएं हो गई और इन 13 उपभाषाओं में से 5 हिंदी भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी। ये आपको याद करनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन कौन सी है? कोरवी या खड़ी बोली, जिसे हम कोरवी कहते हैं। कोरवी किस बोली को कहा जाता है? खड़ी बोली को। तो ध्यान रखना है, कोरवी या खड़ी बोली। इसी के साथ हमारी आ जाएगी ब्रज, ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और हरियाणवी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी, ठीक है? और एक और आती है कन्नौजी के साथ साथ बुंदेली, यहीं पे लिख देते हैं बुंदेली, ठीक है? तो इस आधार पर आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आ रही हैं? 5। कोरवी अर्थात खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, हरियाणवी अर्थात बांगरू, इसका हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है? ये प्रश्न भी बनता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। क्या है? बांगरू। और कोरवी का नाम सभी परिचित है, खड़ी बोली, ठीक है? फिर बात करते हैं राजस्थानी के अंतर्गत। राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। फिर बात करते हैं पहाड़ी के अंतर्गत। पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ठीक है? फिर बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत आने वाली है हमारी अवधी, अवधी, बघेली और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ राइटिंग को। और इसके बाद बात करते हैं बिहारी। तो बिहारी के अंतर्गत आने वाली है हमारी मैथिली, भोजपुरी और मगही, ठीक है? ये हमारी क्या है? ये हमारी बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो इस आधार पर आपको याद रखना है, ये जो चार्ट है, यहाँ 4 टुकड़े में बनना चाहिए था, हालांकि 4 टुकड़े में बना नहीं पाई हूँ अभी। एक बार देख लीजिए। भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर भारत के उपक्षेत्र देखते हैं तो उपक्षेत्र कितने हैं? 7 हैं। उपक्षेत्र के अंतर्गत उपभाषाएं कितनी हैं? 13 हैं। शोर सैनिक के अंतर्गत 3 है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची के अंतर्गत 2 है, पंजाबी और लहिंदा। राचड़ के अंतर्गत सिंधी, खस के अंतर्गत पहाड़ी, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी, मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ठीक है? फिर देखते हैं इसमें
कौन से हिंदी क्षेत्र हैं, हिंदी उपभाषाएँ हैं, हिंदी की 5 भाषाएँ हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ पूर्वी अर्थात खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी अर्थात बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, जय राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये क्या है हमारी बोलियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे की बात करेंगे हम अगली क्लास में जो बोली और भाषा के अंतर्गत रहने वाला हमारा विषय है। ठीक है। क्लास जो है शायद ये पूरी तरह से लाइव चल नहीं पाई है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ये शुरू से चल नहीं पाई है, कोई नहीं। जितनी भी क्लास चली है उस क्लास को मैं एक काम करूंगी, पूरी क्लास को दोबारा से अपलोड कर दूंगी। अभी आप इसी क्लास से काम चलाइए और कल बात करते हैं हम अ, हिंदी की प्रमुख बोलियां, जिसके अंतर्गत हम विशेष ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों की विशेषताएं और उसी के साथ भारत की प्रमुख भाषाएं। उन प्रमुख भाषाओं में आपको विशेषतर क्षेत्र याद रखनी है, किस राज्य की कौन सी भाषा है। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। और आज से ये मानिए कि हिंदी व्याकरण की क्लास मैं शुरू कर चुकी हूँ पहली ही इकाई से। अब आपकी परीक्षा तक ये पाठ्यक्रम पूरा करा दिया जाएगा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो सभी मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, जो नए चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसका लाभ। ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।